तो देखिए फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है, हम दो सरफेसेस की बात करते हैं, ठीक है। एक मेरे पास सरफेस है मेरा हैंड, ठीक है। इस पर्टिकुलर सरफेस पे अगर मैं देखूं तो मुझे कुछ पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है, और उस पैटर्न की मदद से मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर पाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहाँ पर एक चौक को ऐसे पकड़ के लिफ्ट किया है, ठीक है, मैंने इसे उठाया है, उठाने का रीजन क्या है, मैंने इसको जब पकड़ा तो मेरे जो हाथ के जो पैटर्न है, दिस पैटर्न इज हेल्पिंग मी टू लिफ्ट दिस ऑब्जेक्ट। जिस ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करने में मेरे हाथ का जो ये पैटर्न है मुझे हेल्प कर रहा है। सिमिलरली अगर आपके पास कोई स्मूथ सरफेस हो, एकदम स्मूथ, लाइक कैरम बोर्ड, ठीक है, कैरम बोर्ड के ऊपर आप पाउडर को स्प्रे करते हैं, वो पाउडर क्या होता है, बोरिक एसिड होता है। बेसिकली वो बोरिक एसिड पाउडर जो है वो करता क्या है, वो सरफेस के फ्रिक्शन को रिमूव करने की कोशिश करता है, जितना हो सके सरफेस को प्लेन या फिर स्मूथ बनाने की कोशिश करता है। बिकॉज जो आपकी गोटियां हैं, जो आपके पीसेस हैं, वो बड़े ही इजीली स्लाइड हो सकते हैं ऑन स्मूथ सरफेसेस और आपको खेलने में आसानी होगी। लेकिन अगर वही सरफेस रफ हो जाता है तो आप जब शॉट लगाते हैं कैरम बोर्ड पे, कैरम जब खेल रहे होते हैं, तो आपको शॉट लगाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसका रीजन ये है कि वहां पर रफनेस अगर क्रिएट हो जाएगी तो आप मारना कहीं पे जाएंगे और बॉल कहीं पे चली जाएगी। ये हमारा रूल रहता है फ्रिक्शन का। तो ना बेसिकली व्हाट इज फ्रिक्शन, फ्रिक्शन करता क्या है, तो फ्रिक्शन आपके मोशन को अपोज करने की कोशिश करेगा। अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट विच इज अ रफ ऑब्जेक्ट एंड दैट रफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ रफ ग्राउंड लाइक दिस, तो फ्रिक्शन हमेशा इसको रोकने की कोशिश करेगा। ये आगे जाना चाहता था तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश करता है। फ्रिक्शन ट्राइज टू अपोज द मोशन, बट व्हाई इट अपोजेस द मोशन, हम लोग ये समझना चाहते हैं कि भाई चलो फ्रिक्शन अपोज करता है, बट ऐसा क्यों, क्या वहां पर फिनोमेना लग रहा है, क्या यहाँ पर बेसिक का मैकेनिज्म है जिसकी वजह से फ्रिक्शन अपोज करता है, रोकने की कोशिश करता है। आज अपन उसको देखें। तो आइए ध्यान से देखिए बोर्ड पे क्या चीज चल रही है। दिस इज एक ग्राउंड, ये मेरे पास ग्राउंड है। इस ग्राउंड पे मैंने एक एम मास के ऑब्जेक्ट को रखा, ठीक है। ग्राउंड पे मैंने एक एम मास के ऑब्जेक्ट को रखा और ऐसा कह दिया कि भाई ये दोनों सरफेसेस जो है ये रफ है। क्या है, रफ। लेकिन आप बोलोगे सर देखने में तो दोनों सीधे प्लेन जैसे दिखते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल देखने में प्लेन जैसे दिखते हैं, लेकिन अगर मैं इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं, यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट हो रखा है, उस कॉन्टैक्ट को अगर मैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखूं लाइक दिस, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैग्नीफाई करके मैंने इसको देखने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा लगेगा कि दोनों के सरफेसेस जिस तरीके से मेरा हाथ एक पर्टिकुलर पैटर्न का रफ जैसा दिखता है, उसी तरीके से ये एम मास का ऑब्जेक्ट भी रफ होगा, और साथ साथ ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड भी रफ होगा। तो दोनों के रफ सरफेसेस को मैंने कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर लिया। दिस इज द रफ सरफेस ऑफ द मास एम, ये एम मास ऑब्जेक्ट का रफ सरफेस था। इसी तरीके से यहाँ पर ग्राउंड का भी रफ सरफेस आया, ग्राउंड का भी रफ सरफेस आया। अब ये जो रफनेस है, ये जो इरेगुलरिटीज है, ये जो अंडुलेशन है, जो हमारे हाथों पे भी प्रेजेंट है, हर सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, ये एक दूसरे में इंटरलॉक हो जाते हैं। तो आपको दिख रहा है जैसे ऊपर एम मास है, नीचे मेरे पास ग्राउंड है, इन दोनों के सरफेस की जो इरेगुलरिटीज है, सरफेस के जो अंडुलेशन है, दे बोथ आर गेटिंग अटैच्ड, दे बोथ आर गेटिंग फिक्स्ड, इंटरलॉक्ड विद ईच अदर, एक दूसरे में इंटरलॉक हो गए। नो फॉर एग्जाम्पल मैंने इस एम मास के ऑब्जेक्ट को आगे पुश करने की कोशिश की। मैंने क्या कोशिश किया, मैंने कोशिश किया कि भाई इस एम मास के ऑब्जेक्ट को आगे पुश करके मूव करवा दूं, ठीक है। तो जब मैंने इसको आगे मूव करवाने की कोशिश की, क्योंकि इसके अंडुलेशन ग्राउंड के अंडुलेशन के साथ ऐसे इंटरलॉक हो रखे हैं, तो एम मास ऑब्जेक्ट जब आगे जाएगा तो ये पुश करेगा ग्राउंड को भी आगे की डायरेक्शन में। तो एम अगर आगे जाता है तो ये ग्राउंड को आगे की डायरेक्शन में पुश करने की कोशिश करता है। इन रिएक्शन हम जानते हैं एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो एम मास ने ग्राउंड पे एक्शन लगाया आगे, बदले में ग्राउंड एम मास पे पीछे की तरफ एक फोर्स लगा देता है। इसीलिए अपन बोलते हैं कि जब मोशन इसका आगे होने लगा तो फ्रिक्शन इसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इससे पीछे एक्ट कर रहा है। दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ हाउ फ्रिक्शन एक्ट्स। दोबारा देखिए,
इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने ये देखा कि भाई मेरे पास एक रफ ब्लॉक था, उसको मैंने एक रफ ग्राउंड पे प्लेस कर दिया। सिंस दे बोथ आर रफ, तो इनकी कुछ ना कुछ अंडुलेशंस होंगे, इरेगुलरिटीज होंगी ऑन द सरफेस, जिस तरीके से मेरे हाथ पे भी होते हैं। क्योंकि ये दोनों रफ थे, मैंने इसको एक दूसरे पे प्लेस किया, तो ये जो अंडुलेशन है ये एक दूसरे में ऐसे फंस गए होंगे, इंटरलॉक कर चुके होंगे एक दूसरे के साथ। मैंने जब एम मास को मूव करवाने की कोशिश की तो एम मास ने ग्राउंड को भी आगे पुश किया बिकॉज ऑफ दीज इंटरलॉकिंग, बिकॉज ऑफ दीज इंटरलॉकिंग। इस इंटरलॉकिंग की वजह से एम मास ने ग्राउंड को आगे पुश करने की कोशिश किया। बदले में एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो ग्राउंड को अगर ये आगे पुश करता है तो ग्राउंड भी इस पे एक बैकवर्ड रिएक्शन देगा, पीछे की डायरेक्शन में रिएक्शन देगा। सो फ्रिक्शन फोर्स ऑन ग्राउंड इज इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मुझे यहाँ पर फ्रिक्शन ग्राउंड पे भी लग रहा है, हमारा आंसर होगा हाँ लग रहा है। और कहाँ लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स ऑन ग्राउंड, आगे की डायरेक्शन में लग रहा था। लेकिन अगर फ्रिक्शन फोर्स यही मैं ब्लॉक पे देखूं तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक ये पीछे लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स ऑन ग्राउंड लग रहा है आगे और फ्रिक्शन फोर्स ऑन ब्लॉक लग रहा है पीछे। ये चीज का ध्यान अपन को रखना है। So basically what is friction? Friction is trying to oppose the motion of this particular object. इसीलिए बुक्स में डेफिनेशन ये लिखी हुई होती है। बुक्स जब आप पढ़ोगे उसमें डेफिनेशन लिखा होगा फ्रिक्शन फोर्स इज दैट फोर्स व्हिच अपोजेस द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। तो दिख रहा है कि जब ब्लॉक एम आगे जा रहा था तो ग्राउंड को इसने आगे पुश किया, बदले में इस पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगा? पीछे लगा। So clearly we can see that friction force is opposing the motion of this particular block, and this is the definition created by many authors. अब बताइए सबको ये चीज क्लियर है कि नहीं? अंडर इसका सिंबल बताओ। Yes everyone. So आज से कोई भी अपन से पूछे कि भाई आप बताओ what is the definition of friction, तो अपना आंसर तुरंत लगाना चाहिए कि सर friction is the force which opposes द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोकने वाला जो फोर्स है, ऑटोमेटिक जो लग रहा है ड्यू टू द रफनेस लग रहा है, इसी को अपन क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन बोलते हैं। चलिए सिंपल सी बात। अब कुछ सोचो जिसपे ये एंडुलेशन ज्यादा होंगे, जिस सरफेस पे एंडुलेशन ज्यादा होते हैं उस सरफेस पे ऑब्वियसली फ्रिक्शन भी ज्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा सैंड पेपर, ठीक है, आप लोगों ने कभी ना कभी सैंड पेपर देखा है। Now what is this सैंड पेपर? इसका काम क्या होता है? ये जो सैंड पेपर है, ये सैंड पेपर को आप देखोगे तो इससे हम घिसाई करते हैं। आपने देखा होगा कि घर पे जब भी नया पेंट हो रहा होता है तो जो पेंटर्स हैं वो दीवार से पहले एक पेपर से, एक रफ पेपर से घिसते हैं। उस पर जो जितना भी रेजिडुअल पेंट है, जो पुराना पेंट था, उसको पहले हटाया जाता है और फिर उस पर नया पेंट किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ सैंड पेपर किया जाता है सारी चीज। तो सैंड पेपर को जब भी आपने हाथ लगाया होगा, घिसने के काम आता है ये, तो इसको आपने हाथ लगा के देखा, यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है। क्यों फ्रिक्शन होता है? बिकॉज दिस इज वेरी रफ, बहुत रफ चीज होती है। आप कभी भी इसको अपने हाथ के अगेंस्ट ऐसे मूव करवाने के देखा, आपको पता चल जाएगा कि बहुत ज्यादा रफ होता है। सिमिलरली जितना ज्यादा रफ कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही ज्यादा वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रफनेस। ठीक है, जितना ज्यादा रफ होगा हमारा ऑब्जेक्ट, उतना ही ज्यादा वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा। एंड फ्रिक्शन फोर्स और किससे डेवलप करता है हम आगे देखेंगे। अभी से कितना याद रखना है, जितना ज्यादा रफ ऑब्जेक्ट उतना ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स डेवलप हो रहा है। चलिए, अब फ्रिक्शन फोर्स के अंदर हमें कुछ चीज समझने वाली बात आती है कि भाई फ्रिक्शन फोर्स में स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, डायनामिक क्या है, काइनेटिक क्या है, इन सब की बात करें। तो आइए ध्यान से देखिए, हम अब करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो यहां मैं लिखता हूं इधर फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को मैं दो तरीके से डिवाइड करता हूं।
एक इधर करता हूं इंटरनल फ्रिक्शन, ठीक है, और एक इस तरफ क्या बने एक्सटर्नल फ्रिक्शन। Friction can be broadly divided into two types of frictions, internal and external. इंटरनल नाम से पता चल रहा है किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स के एक दूसरे के ऊपर, मॉलिक्यूल्स जब एक दूसरे के ऊपर कुछ फोर्स लगाएं, फॉर एग्जांपल फ्लूइड्स, आपने देखा है कि पानी का ग्लास अगर आप उल्टा कर दें तो पानी बड़े आराम से फ्लो कर जाता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ में अगर ऑयल भर लो एक पूरे ग्लास में और उसको फ्लो करवाऊं तो वो बड़ा धीरे धीरे फ्लो करता है। ठीक है, अगर मैं उसी के बाद अगर मैं एक ग्लास के अंदर हनी भर दूं, शहद भर दूं और उस ग्लास को उल्टा करूं तो और भी धीरे पानी फ्लो करेगा। क्लियरली हमें एक चीज पता चल रही है कि तीनों ही मटेरियल क्या है, फ्लूइड है। तीनों ही मटेरियल क्या है, फ्लूइड। तीनों ही मटेरियल फ्लूइड है, लेकिन तीनों का जो फ्लो था वो अलग अलग है। इसका मतलब तीनों के फ्लो को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है, मोशन को जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो अलग अलग मिल रहा है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है, इंटरनल फ्रिक्शन जो है, ये एक्ट करता है पहली बात तो बेटा फ्लूइड के अंदर। इंटरनल रेजिस्टेंस को अपन एक और शब्द से जानते हैं, विच इज नोन एज विस्कोसिटी। इसको जानते हैं विस्कोसिटी। विस्कोसिटी मीन्स द रेजिस्टेंस ऑफ फ्लो, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द लेयर्स ऑफ फ्लूइड अगेंस्ट द फ्लो ऑफ फ्लूइड। भाई जो मोशन है फ्लूइड का, जो बह रहा है फ्लूइड हमारा, चाहे वो पानी हो, चाहे तेल है, चाहे हनी है, वो उसके जो बहने को रोकने वाली प्रॉपर्टी है उसी को क्या बोलते हैं, विस्कोसिटी। इसका मतलब फ्रिक्शन की बात अगर मैं फ्लूइड में करूं तो वो क्या नाम से आ जाती है, विस्कोसिटी नाम से आ जाती है। और ये हम पढ़ेंगे फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, आपके मैकेनिक्स का लास्ट पार्ट रहेगा, ठीक है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम जब देखेंगे फ्रिक्शन इन लिक्विड तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको इंटरनल फ्रिक्शन की कैटेगरी में डाला जाएगा। और दूसरी चीज उसको क्या नाम से बोला जाता है, उसको विस्कोसिटी नाम से बोला जाता है। अभी हम इंटरनल फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम एक्सटर्नल फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो नाम से पता चल रहा है एक्सटर्नल फ्रिक्शन दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन विच एक्ट्स बिटवीन दोज टू बॉडीज, उन दो बॉडीज के बीच में लगेगा, ठीक है, जो एक दूसरे के बीच में कॉन्टैक्ट रखते हैं, ठीक है, और बॉडी के बाहर लगेगा फ्रिक्शन, मतलब एक्सटर्नली लगेगा फ्रिक्शन। तो एक्सटर्नल फ्रिक्शन के तीन और पार्ट अपन कर सकते हैं। नंबर वन इज static friction, number second is limiting friction, and the number third is kinetic friction. So again external friction can be further divided into three parts: static friction, limiting friction and the kinetic friction। ठीक है, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक, इन तीनों में अपन दोबारा से डिवाइड कर सकते हैं। अब ध्यान से समझना, एक बार ये समझ लिए तो आगे आने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स है हमें उसमें गलती कभी भी नहीं होगी। ध्यान से देखना, समझना। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, नाम से पता चल रहा है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। भाई ऐसा फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट पे हो तब बॉडी पे अगर कोई फ्रिक्शन एक्ट करे तो दैट टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज नोन एज स्टैटिक फ्रिक्शन। मान लेते हैं मेरे घर में एक वॉशिंग मशीन है, ठीक है, वॉशिंग मशीन तो हल्की होती है, फ्रिज ले लेते हैं, बहुत बड़ा फ्रिज है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा फ्रिज है, उस बहुत बड़े फ्रिज को एक रूम से दूसरे रूम मुझे ट्रांसफर करना है। अब मैं उसको उठा नहीं सकता क्योंकि बहुत भारी है, तो क्या करूंगा, उसको स्लाइड करवाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, उसको क्या करवाने की कोशिश करेंगे, स्लाइड करवाने की कोशिश करेंगे, धक्का देंगे। अब मैंने क्या किया, उस फ्रिज को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वो फ्रिज चला नहीं, मैंने और जोर लगाया, वो नहीं चला। फिर मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड को बुलाया, मैंने कहा चलो दोनों मिलकर धक्का लगाते हैं। तब भी दोनों ने धक्का लगाया, वो नहीं गिरा, इतना भारी फ्रिज था। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग इन दैट पर्टिकुलर एग्जांपल, हम ये देख रहे हैं कि अगर ये फ्रिज है और इस फ्रिज को मैं पुश करने की कोशिश कर रहा हूँ और ये फ्रिज अगर मूव नहीं हो रहा है, हमने देखा है कि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब नेट फोर्स उस पर कितना हो, जीरो।
तो जब मैं अकेला फोर्स लगाता था तब भी ये नहीं चलता था, फ्रिज अपनी पोजीशन पे ही रहता था। दैट मींस जितना फोर्स मैंने लगाया उतना ही फोर्स फ्रिक्शन का यहाँ पर लगना शुरू हो गया और नेट फोर्स जीरो होने के कारण ये फ्रिज नहीं चला। फिर मैंने क्या किया, अपने फ्रेंड को बुलाया। मैंने बोला दोनों मिलकर साथ में पुश करेंगे तो हो सकता है चल जाए। दोनों ने मिलकर साथ में पुश किया तब भी ये फ्रिज नहीं चला। दैट मीन्स कि फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो गई होगी जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स को भी बढ़ा दिया। मैंने एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाया और फ्रिक्शन की वैल्यू भी क्या कर गई, इंक्रीज कर गई। इसका मतलब दिख रहा है कि बॉडी है रेस्ट पे, मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया लेकिन फ्रिक्शन क्या कर रहा है, बॉडी के मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, बॉडी को चलने नहीं दे रहा। बॉडी रेस्ट पे थी इसलिए लग रहा फ्रिक्शन, अपन ने क्या नाम दिया, स्टैटिक फ्रिक्शन। अब आपको दिख रहा है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू सेम नहीं रहती। मैंने जब कम एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो कम ही फ्रिक्शन डेवलप हुआ, नेट फोर्स जीरो रहा। मैंने जब अपने फ्रेंड को भी बुला लिया तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई और बॉडी रेस्ट पे रही। तो मैंने क्या किया, एक और फ्रेंड को बुलाया। मैंने कहा चल 3 लोग मिलके इस फ्रिक्शन इस फ्रिज को धक्का देने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि मैं इसको चला दूं। तो जैसे एक और फ्रेंड आके इस पे फोर्स लगाता है और ये चलने लग जाता है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन तब तक ही एक्ट करता है जब तक बॉडी चलने वाली होती है। इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, जब कोई फोर्स नहीं लगाऊंगा तो हो सकता है कोई फ्रिक्शन भी ना लगे। जब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया थोड़ी सी फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई। फिर मैंने एक और दोस्त को बुलाया, थोड़ी और फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई। फिर मैंने एक और दोस्त को बुलाया, थोड़ी और फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ गई। एक पॉइंट ऐसा आया कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई, मैक्सिमम, एंड दैट फ्रिक्शन माय फ्रेंड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो याद रखना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो देखो स्टैटिक फ्रिक्शन पे क्या होता है, रेस्ट पे जब बॉडी हो तब उस पे जो फ्रिक्शन लग रहा हो उसे बोलेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन जब बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ मोशन है, बस चलने ही वाली है, इसका मतलब उस बॉडी का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है और उस वैल्यू को ही अपन क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। और फाइनल शब्द आपको नाम से पता चल रहा है, काइनेटिक। काइनेटिक मतलब ऐसा फ्रिक्शन जो कि बॉडी जब मोशन में आ जाए तब एक्ट करे तो उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। काइनेटिक फ्रिक्शन को भी आगे अपन 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि यहां तक स्टैटिक लिमिटिंग तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं, यस और नो, पास रेज हैंड। यस यस पास। चलिए तो इसी के अंदर अब मैं मेंशन करता हूं काइनेटिक को भी, और काइनेटिक नाम से पता चल रहा है। देखो स्टैटिक फ्रिक्शन था दैट फ्रिक्शन इन विच बॉडी वाज एट रेस्ट। बॉडी जब रेस्ट पे होती है तब लगने वाले फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। लेकिन बॉडी जब मोशन में आ जाएगी तब लगने वाले बॉडी पे जो तब बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। ना काइनेटिक फ्रिक्शन भी 2 तरीके से एक्ट कर सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर अपन इसके 2 सब डिविजन करते हैं, एक यहाँ लिखता हूँ, एक ऐसे यहाँ लिखता हूँ। काइनेटिक फ्रिक्शन का पहला सब डिविजन रहेगा स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्या रहेगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड काइनेटिक फ्रिक्शन का सेकंड सब डिविजन रहेगा रोलिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट इज स्लाइडिंग, सेकंड इज रोलिंग। स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम से पता चल रहा है, स्लाइड होना, एक बॉडी का दूसरी बॉडी पे फिसलने को क्या कहते हैं, स्लाइडिंग कहते हैं। और रोलिंग आप लोग सभी जानते हैं, जिस तरीके से गाड़ी के टायर्स होते हैं, गाड़ी के टायर्स रोल करते हैं, चलते हैं, तो उसे रोलिंग कहते हैं। So if a body is moving like this over any other, over a ground or any other surface, then the body is said to be in sliding motion. And if a body is executing a rotational motion over a surface, अगर एक सरफेस के ऊपर बॉडी रोटेट होते हुए आगे जा रही है तो उसे रोलिंग मोशन कहेंगे। तो 2 तरीके से मेरे को काइनेटिक फ्रिक्शन देखने को मिलता है, स्लाइडिंग एंड रोलिंग। ये मेरे पास पूरा क्लासिफिकेशन निकल के आता है फ्रिक्शन का।
इंटरनल फ्रिक्शन को अपन विस्कोसिटी भी बोलते हैं, जो कि फ्लूइड की लेयर के बीच में एक्ट करता है, जो कि फ्लो ऑफ फ्लूइड को रोकने की कोशिश करता है। ये हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़े। इस चैप्टर में हमें जो फ्रिक्शन पढ़ना है दैट इज एक्सटर्नल, और एक्सटर्नल को हम 3 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, स्टैटिक, लिमिटिंग एंड काइनेटिक। काइनेटिक को फर्दर 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, स्लाइडिंग एंड रोलिंग फ्रिक्शन। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए कि स्लाइडिंग रोलिंग क्या है, काइनेटिक लिमिटिंग क्या है और स्टैटिक क्या है। अब अपन आगे चलेंगे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ चलने से पहले अपन एक ग्राफ बनाते हैं जिससे ये देखते हैं कि क्या वेरिएशन रहता है स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शंस के बीच में। आइए मीनवाइल किसी को कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। जो गाइडर हमें एनी डाउट तो आप हैंड रेज कर दो, अभी तक कोई भी डाउट है तो। चलिए, नो डाउट। अभी हमने क्या देखा, अभी हमने एक फ्रिज वाला एग्जांपल देखा था, और इस फ्रिज वाले एग्जांपल से हमने ये समझा कि भाई जब मैं ऑब्जेक्ट को कम फोर्स लगाता हूँ तो फ्रिक्शन भी कम डेवलप होता है, थोड़ा और फोर्स लगाया थोड़ा और फ्रिक्शन बढ़ गया, थोड़ा और फोर्स लगाऊंगा थोड़ा और बढ़ जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी आएगी जिसके बाद बॉडी चलना शुरू हो जाती है। इसका मतलब उसे बोलूंगा मैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिज वाले एग्जांपल से अपन ने इसे पढ़ा था, तो अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। देखो इधर मैं ऐसे लिखता हूँ, ये मैं बनाता हूँ वाई एक्सिस, और इधर मैंने बनाया एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे मैंने लिखा इस तरीके से फ्रिक्शनल फोर्स। ये स्मॉल एफ से बना रहा हूँ ना, ये क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स है। और ये जो एक्स एक्सिस में लिख रहा हूँ कैपिटल एफ, दिस इज द एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स लिखा है, यहाँ पर मैंने फ्रिक्शनल फोर्स। जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाता था वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ता था। तो जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाता हूँ वैसे वैसे फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ता है, इंक्रीज होता है अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू, अप टू ए मैक्सिमम वैल्यू, एक मैक्सिमम वैल्यू तक। और इस वैल्यू को बोलेंगे एफ एस मैक्स, एंड दिस वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग, दिस वैल्यू इज नोन एज लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन। इस वैल्यू को अपन क्या कहते हैं बेटा, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू तक मुझे लीनियर इंक्रीज देखने को मिलता है फ्रिक्शन के अंदर, और मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या होगा अब अपन इसकी बात करें। अब मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन होगी, लग रहा है बॉडी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो मैक्सिमम, उसके बाद मैंने और एक्सटर्नल फोर्स को और इंक्रीज कर दिया, और इंक्रीज किया तो अब बॉडी चलना शुरू हो गई। इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद बॉडी अब क्या करने लगेगी, चलना शुरू करेगी। मतलब इससे पहले बॉडी किस पे होगी, रेस्ट पे। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ एट रेस्ट, और जो भी फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी स्टैटिक, जो भी फ्रिक्शन लगेगा दैट विल बी। अब जब बॉडी चलना शुरू हो गई, मैक्सिमम के बाद भी मैंने फोर्स लगाना शुरू कर दिया और फोर्स लगाया तो बॉडी अब चलने लगेगी। तो जब बॉडी चलने लगी तो बॉडी के बीच में जो इंटरलॉकिंग हो रखी थी सरफेस के बीच में और बॉडी के बीच में जो इंटरलॉकिंग थी, अब वो इंटरलॉकिंग हट गई है। ठीक है, अब वो इंटरलॉकिंग इतनी परफेक्ट नहीं। पहले जब वो बॉडी स्टेशनरी थी तो इंटरलॉकिंग हो रखी थी बहुत अच्छे से, लेकिन जब बॉडी चलने लग गई तो इंटरलॉकिंग हो ही नहीं पाएगी। देखो आप कुछ सोच के देखो, ये इंटरलॉकिंग हो रही है क्या, ये कोई इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही, इंटरलॉकिंग नहीं हो पा रही है एंडुलेशन के बीच में। इसीलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू थोड़ी सी कम हो जाती है और बाद में मुझे कांस्टेंट सी दिखती है, दिखती है कांस्टेंट सी दिखती है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जो रहेगी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे बॉडी क्या रहेगी, एट द वर्ज ऑफ मोशन। यहां मैं लिख सकता हूं एट द वर्ज ऑफ मोशन। मतलब थोड़ा सा और एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज किया और बॉडी चलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर मैंने एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करा तो बॉडी चलनी शुरू हो गई है, चलनी शुरू हुई तो दैट मीन्स देयर विल बी नो प्रॉपर इंटरलॉकिंग बिटवीन द सर्फेसेस। अगर इंटरलॉकिंग नहीं है सर्फेसेस के बीच में, दैट मीन्स कि प्रॉपर फ्रिक्शनल फोर्स भी डेवलप नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा कम डेवलप होगा। इसीलिए जो काइनेटिक फ्रिक्शन रहता है यहाँ पर मैं लिखूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो रहेगा दैट विल बी स्लाइटली लेस देन, दैट विल बी स्लाइटली लेस देन दी स्टैटिक फ्रिक्शन।
तो आपको याद रखना है कि स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट स्टैटिक फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी, उस मैक्सिमम वैल्यू को अपन बोलेंगे लिमिटिंग, और उस लिमिटिंग पॉइंट को बोलते हैं एट द वर्ज ऑफ मोशन। अगर अपना फ्रिक्शन इंक्रीज होने लगे, इसके बाद अगर अपन एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करने लगे, तो एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज करने का ये देखेंगे कि हमारा जो फ्रिक्शन है वो थोड़ा सा डिक्रीज कर गया है, थोड़ा सा डिक्रीज कर गया है। और डिक्रीज करने के बाद हमने ये देखा, देखो एक्सटर्नल फोर्स को इंक्रीज किया, फ्रिक्शन थोड़ा सा डिक्रीज कर गया, लेकिन फ्रिक्शन काइनेटिक is always less than the friction static। तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा और हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन से थोड़ा सा कम ही रहेगा, इस चीज का ध्यान अपन को रखना पड़ता है। फटाफट बताइए, यहां तक बात सबको क्लियर हुई कि नहीं? यस और नो, फास्ट रेज हैंड्स।